Learners, I am Dr. Prabhat Dwivedi, Associate Professor, STEP HPTI कानपुर। आज हम आपके साथ हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो कि 5 स्टेप्स में कैसे करते हैं ये हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक प्रोसेस है एंड प्रोसेस ऑलवेज इंक्लूड्स स्टेप्स। है क्या हाइपोथेसिस टेस्टिंग? एक सिग्निफिकेंस टेस्ट है जिसे हम एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तहत टेस्ट कर पाते हैं, जिसका एक सेट स्टैंडर्ड फॉर्मल प्रोसीजर है जो ये इस बात की टेस्ट करता है कि जो नल हाइपोथेसिस रिसर्चर फॉर्मुलेट करता है या जो रिसर्चर का जो एजम्पशन है या क्लेम है किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, पॉपुलेशन की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, वो सही है या गलत है। तो उस क्लेम को जो कि रिसर्चर करता है उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। तो कौन सी 5 स्टेप्स हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, आइए हम इसको देखते हैं। 5 स्टेप्स में सबसे पहली स्टेप जो है वो फॉर्मुलेट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सबसे पहला काम हम जो करते हैं वो नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करते हैं। दूसरे जो स्टेप पे काम हमें करना होता है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि अल्फ़ा वैल्यू को डिसाइड करना होता है। या तो वो हमें एज ए स्टूडेंट अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हो सकता है कि हमें क्वेश्चन में अल्फ़ा वैल्यू मिले, और अगर नहीं मिलती है तो फिर हम क्या करते हैं या आगे हम बात करते हैं। और अगर हम रिसर्चर हैं तो हमें पता है कि अल्फ़ा वैल्यू क्या होनी चाहिए, और अगर हम फ्रीलांस रिसर्चर हैं या कोई कॉर्पोरेट रिसर्चर हैं तो हमें पता होगा कि अल्फ़ा वैल्यू क्या है। तीसरी स्टेप में जो काम हम करते हैं वो ये कि हम एक क्रिटिकल रीजन को तय करते हैं और फिर क्रिटिकल वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। और फिर 4th स्टेप में हम जो टेस्ट हमारा है उस टेस्ट को कंप्यूट करते हैं। जो भी हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं या जो हमें एज्यूम्ड वैल्यूज़ हैं उनकी बेसिस पे हम टेस्ट को कंप्यूट करते हैं। और 5वीं और लास्ट स्टेप जो है हमारी वो कि हम डिसीज़न लेते हैं और कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। मेक अ डिसीज़न एंड ड्रॉ अ कंक्लूजन। सो सिंपल 5 स्टेप में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। पहली स्टेप फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। जैसा कि हम देख चुके हैं पीछे, हाइपोथेसिस 2 तरह की होती हैं, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस होती है कि या तो कि देयर इज नो डिफरेंस और नो इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, नो इम्पैक्ट ऑफ द इंटरवेंशन, राइट। सो नो इम्पैक्ट की नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, नो डिफरेंस की नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। और उसका अपोजिट जो हाइपोथेसिस बनती है जो कि नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने की सिचुएशन में जिसे हमें एक्सेप्ट करना होता है उसे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। तो हम यहाँ 3 सेट देखते हैं हाइपोथेसिस के। पहला सेट है जिसमें नल हाइपोथेसिस है म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। यानी अगर म्यू नॉट के बराबर नहीं है, हाइपोथेसाइज्ड मीन ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट इक्वल टू द सैंपल मीन, उस सिचुएशन में क्या होगा? ये इस सिचुएशन में अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी है म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर हमने बनाई है जो कि म्यू इक्वल टू म्यू नॉट की नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने के बाद का ऑप्शन है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास 2 साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड में रिजेक्शन रीजन होता है जो कि हम आगे समझेंगे। पर यहाँ पे हम इतना समझ लेते हैं कि इसको हम 2 टेल्ड टेस्ट से इसे हम टेस्ट कर पाते हैं। जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी होगी म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, दिस इज नॉन डायरेक्शनल, जिसमें कोई डायरेक्शन तय नहीं की गई है। यहाँ सिंपली ये कहा गया है कि अगर सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन के बराबर नहीं है तो क्या,
तो वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो हमें दोनों के लिए टेस्ट करना है, कम भी ज़्यादा भी, क्योंकि वो कह रहा है कि ना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में के बराबर नहीं है तो कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। दूसरा सेट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का है, दूसरा ऑप्शन, जिसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट का मतलब है कि अगर म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट इज नॉट ट्रू, तो फिर म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, ये ऑप्शन होगा। इसका मतलब कि हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक डायरेक्शन तय करती है कि अगर म्यू म्यू नॉट के बराबर नहीं है तो फिर म्यू म्यू नॉट से बड़ा है। ठीक वैसे ही कि अगर तुम मेरे बराबर नहीं हो तो तुम मुझसे बड़े होगे, ये मेरा एजम्पशन है। ऐसी सिचुएशन राइट टेल टेस्ट से टेस्ट कर पाते हैं हम, राइट टेल टेस्ट हम लगाते हैं ऐसी सिचुएशन में। और तीसरा जो सिचुएशन बनती है हमारे पास, तीसरा पेयर है नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का, उसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। मतलब साफ है कि अगर म्यू म्यू नॉट के बराबर नहीं है तो फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी कि म्यू म्यू नॉट से छोटा है। तो इसमें हम लेफ्ट साइड में रिजेक्शन रीजन देखते हैं, यानी ये वही बात हुई कि अगर तुम मेरे बराबर नहीं हो तो तुम मुझसे छोटे हो, इसमें बड़े का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये लेफ्ट टेल टेस्ट हो गया। इस तरह से हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में हम 3 सेट देखते हैं जो कि यहाँ पे हमने देखे। अब हम आते हैं स्टेप 2 में, स्पेसिफाइंग सिग्निफिकेंस लेवल, दैट मीन्स अल्फा। अल्फा वैल्यू हम कैसे तय करें, अल्फा है क्या, ये हम पीछे देख चुके हैं। अल्फा प्रोबेबिलिटी होती है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की जब नल हाइपोथेसिस सही हो, यानी टाइप 1 एरर होने की प्रोबेबिलिटी को अल्फा वैल्यू कहते हैं। तो अल्फा का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहते हैं। और ये कंट्रोल करती है क्रिटिकल वैल्यू को, और इसे पावर ऑफ टेस्ट भी कहते हैं। क्रिटिकल वैल्यू तय होती है अल्फा से, ये आप देखेंगे कैसे हम क्रिटिकल वैल्यू अल्फा से तय कर पाते हैं, और इसे पावर ऑफ टेस्ट कहते हैं, जिसको हमने पीछे लेक्चर में समझ चुके हैं। तो ये 2 बातें हो गई अल्फा वैल्यू के लिए। तीसरी बात जो खास है कि अल्फा वैल्यू तय कैसे होती है। तो अभी तक चाहे फिशर जैसा स्टैटिस्टिशियन हो या और बड़े बड़े स्टैटिस्टिशियन, कोई भी ये नहीं बता पाया कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी अल्फा वैल्यू कितनी होनी चाहिए। कोई स्टैट की टेक्स्ट बुक नहीं बता पाती है कि कितनी होनी चाहिए, सजेशंस होते हैं। उसी तरह का यहाँ स्टेटमेंट है कि चॉइस ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल इज आर्बिट्रेरी, यानी रिसर्चर तय कर सकता है। हाँ, फिर लेकिन सजेशंस हैं, कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस हैं। आर्बिट्रेरी का मतलब ये नहीं है कि वाइल्ड गेस हम कर लें, कुछ भी हम तय कर लें कि अल्फा वैल्यू क्या होगी, ऐसा भी नहीं है। जो स्टडीज़ कहती हैं, जो रिसर्चेज कहती हैं, जो स्टैटिस्टिक्स की टेक्स्ट बुक्स कहती हैं, जो स्टैटिस्टिशियंस कहते हैं, वो फाइनली एक बात कह के बात अपनी ख़त्म करते हैं कि हमें उन कन्वेंशनल बेंचमार्क्स को लेना चाहिए जो लोग लेते आ रहे हैं। वो कन्वेंशनल बेंचमार्क्स क्या है, वो ट्रेडिशनल तरीके क्या हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को लेने के। जैसे कि साइंस एंड कंज्यूमर रिसर्च में आमतौर पे जो अल्फ़ा वैल्यू ली जाती है वो 5% ली जाती है, दैट इज़ 0.05। कंज्यूमर रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च में आप बिजनेस के लोग हैं, मार्केटिंग रिसर्च में जो लेंगे आप ज़्यादातर कंज्यूमर बिहेवियर की रिसर्चेज में लेंगे, बिजनेस रिसर्चेज में लेंगे, वो 5% अल्फ़ा वैल्यू लेंगे। मेडिकल रिसर्चेज में 1% अल्फ़ा वैल्यू सजेस्ट की जाती है, क्योंकि वहाँ जो एरर होने, जो टाइप 1 एरर है अगर वो होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो लाइफ ज़्यादा स्टेक्स पे है। इसलिए मेडिकल साइंसेस में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को काफ़ी कम कर रखते हैं, तो 1% वहाँ पे चलता है। और पॉलिटिकल पोलिंग या कोई बहुत डिजर्टेशंस हैं, स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, इन दैट केस आप 10% अल्फ़ा वैल्यू ले सकते हो। पॉलिटिकल पोलिंग्स में 10% अल्फ़ा वैल्यू ले ली जाती है। तो ये कुछ इंडिकेटिव हमारे पास यार्डस्टिक्स हैं जिनकी हेल्प से हम तय कर पाते हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होना चाहिए।
अब बात करते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 हमारा जो है वो है डिसाइड क्रिटिकल रीजन एंड फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज। इंपॉर्टेंट लेवल है ये। पहले हम जान लें कि क्रिटिकल वैल्यूज क्या होती हैं। क्रिटिकल वैल्यूज किसे कहते हैं? ये कट ऑफ वैल्यूज होती हैं जो डिफाइन करती हैं रीजन ऑफ रिजेक्शन एंड रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस को, दोनों को सेपरेट करती हैं। कॉन्फिडेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन को सेपरेटर के रूप में जो काम करती हैं वैल्यूज, वो वैल्यूज कहलाती हैं क्रिटिकल वैल्यूज। अब बात आती है क्रिटिकल रीजन किसे कहते हैं। सो द ऑब्जर्वेशन वैल्यूज इन द पॉपुलेशन beyond the critical values are often called critical region or region of rejection। critical value से जो उस वैल्यू के बियॉन्ड जो रीजन आएगा उसे रीजन ऑफ रिजेक्शन कहते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल के बाद जो अल्फा वैल्यू की तरफ का रीजन पड़ता है उसको आप रीजन ऑफ रिजेक्शन कहते हैं। वो 2 टेल टेस्ट में दोनों तरफ होता है। 1 टेल टेस्ट में या तो लेफ्ट में होता है या फिर राइट में होता है। तो उन वैल्यूज को जो एक्सपेक्टेड जो रीजन से बियॉन्ड अगर कोई वैल्यू फॉल करती है तो उसे आप z की वैल्यू, t की वैल्यू अगर उस रीजन में फॉल करेगी जो कि बियॉन्ड क्रिटिकल वैल्यू होगा तो वो रिजेक्शन रीजन होता है या क्रिटिकल रीजन होता है, तो उसे उस रीजन में नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। तो दैट इज व्हाट द रीजन ऑफ रिजेक्शन और क्रिटिकल रीजन। सो अब इसको हम कैसे क्रिटिकल वैल्यूज पता करते हैं, कैसे हम क्रिटिकल रीजन को फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है और कौन सी टेस्ट स्टैटिस्टिक लगने वाली है। ये हमारा तय करता है कि टेस्ट स्टैटिस्टिक की बेसिस पे हम तय कर पाते हैं कि क्रिटिकल वैल्यूज क्या होंगी, और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तय करता है। ये हमारा सैंपल का साइज तय कर पाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, टी डिस्ट्रीब्यूशन होगा या जेड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो टी स्टैटिस्टिक होगी या जेड स्टैटिस्टिक होगी, ये तय हो जाता है। सैंपल साइज और कुछ पैरामीटर हैं जिन पे हम आगे बात करने वाले हैं, जिससे ये तय हो जाता है, और तब हम क्रिटिकल वैल्यूज को फाइंड आउट कर पाते हैं, वेदर विद द हेल्प ऑफ जेड टेबल और विद द हेल्प ऑफ टी टेबल। तो अब देखते हैं कि कैसे हम ये काम करते हैं क्रिटिकल रीजन और क्रिटिकल वैल्यूज। तो जो 2 टेल टेस्ट और 1 टेल टेस्ट की हम बात कर रहे हैं वो इन डायग्राम्स में आपको क्लियर है। पहला डायग्राम जो आप देख पाते हो, जिसमें इस डायग्राम की हम बात कर रहे हैं। लेट मी शो यू विथ सम मार्क, राइट, जस्ट अ मिनट। वेल, तो ये डायग्राम जो है ये लेफ्ट टेल टेस्ट को दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो रिजेक्शन रीजन है वो लेफ्ट में है, क्रिटिकल वैल्यू वर्टिकल लाइन आप देख रहे हो, और ये जो अल्फ़ा वैल्यू है, अल्फ़ा वैल्यू डिसाइड करती है क्रिटिकल रीजन जहाँ से स्टार्ट होता है। तो इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड में जो अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा है, दैट इज नॉन रिजेक्शन रीजन। ये जो रीजन है दिस इज नोन एज नॉन रिजेक्शन रीजन एंड दिस इज नोन एज rejection region. Here we can see alpha value is mentioned and here we can see 1 minus alpha. So 1 minus alpha is non-rejection region which is known, इसे हम confidence region भी कहते हैं, acceptance region भी कहते हैं, non-rejection region भी कहते हैं। और जो level of significance जो red दिखाई दे रहा है vertical line के left side में, ये rejection region है। तो ये पहला डायग्राम आपका लेफ्ट टेल टेस्ट है, जिसमें लेफ्ट साइड में आपका रिजेक्शन रीजन है। ये लेफ्ट की जो वैल्यू होगी, ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जीरो पॉइंट है। यहाँ से टॉप से जो बॉटम पे वर्टिकल लाइन आती है दैट इज 0 पॉइंट। तो 0 पॉइंट से लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी और राइट साइड की तरफ अगर हम आते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू होंगी, इस तरफ हम आते हैं तो नेगेटिव वैल्यू होंगी। तो यहाँ से जो भी ये लेफ़्ट साइड में वैल्यूज़ होती हैं नेगेटिव होती हैं, तो इसीलिए
जो लेफ्ट टेल टेस्ट है वो नेगेटिव वैल्यूज के लिए ही टेस्ट होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में रिजेक्शन रीजन है। अब हम बात करते हैं राइट टेल टेस्ट में। इन दोनों ही वन टेल टेस्ट कहलाते हैं। राइट टेल टेस्ट में जो अल्फा वैल्यू होती है वो राइट साइड में होती है और लेफ्ट साइड में आपका एक्सेप्टेंस रीजन होता है। तो रिजेक्शन रीजन ये रेड साइड आप देख रहे हो और यहाँ पे आप दिस इज व्हाट एक्सेप्टेंस रीजन और कॉन्फिडेंस रीजन कहलाता है। 1 माइनस अल्फा एक्सेप्टेंस रीजन है और नॉन रिजेक्शन रीजन है, और अल्फा जो रेड वर्टिकल लाइन से सेपरेट हो रहा है रीजन, उसे हम कहते हैं रिजेक्शन रीजन। तो ये आपने वन टेल टेस्ट देख लिया जिसमें लेफ्ट टेल टेस्ट पहला था और दूसरा आपका जो था वो था राइट टेल टेस्ट। अब बात करते हैं थर्ड डायग्राम की। दिस इज कॉल्ड टू टेल्ड टेस्ट। यहाँ पे उसी नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में टू टेल्ड टेस्ट होता है, जहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है H1 और A कोलन म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, यानी म्यू नॉट के बराबर नहीं है। तो म्यू नॉट से कम भी हो सकता है, यानी इस साइड में भी हो सकता है, और म्यू नॉट से बड़ा भी हो सकता है, यानी बोथ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड में आप टेस्ट करने वाले हो, तब जाके आप डिसीजन ले पाओगे, एक्सेप्ट कर पाओगे स्टैटिस्टिक की वैल्यू या रिजेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस इस केस में होती है वो क्या होती है, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू ज़ीरो। म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू ज़ीरो। अगर ये हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है तो टू टेल टेस्ट होगा, और अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है हमारी म्यू इज लेस देन म्यू ज़ीरो तो हमारा लेफ्ट टेल टेस्ट होगा जो कि ये है। और अगर हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गई म्यू इज ग्रेटर देन म्यू ज़ीरो तो हमारा राइट टेल टेस्ट होगा। तो इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। सो ये है म्यू इज ग्रेटर देन म्यू ज़ीरो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये है म्यू इज लेस देन म्यू ज़ीरो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू ज़ीरो। तो ये डिफरेंस है, तब इन तीनों की बेसिस पे हम ये तय कर पाते हैं कि हमारा कौन सा टेस्ट होगा और क्रिटिकल रीजन किधर होगा और एक्सेप्टेंस रीजन किधर होगा। तो टू टेल टेस्ट में आप देख पा रहे हो, टू टेल टेस्ट ये है, इसमें आप देख पा रहे हो लेफ्ट साइड में भी रेड जोन है और राइट साइड में भी रेड जोन है। तो यहाँ दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट में रिजेक्शन रीजन है। लेफ्ट टेल टेस्ट में आप देख पा रहे हो लेफ्ट साइड में रेड जोन है, यानी लेफ्ट टेल टेस्ट है, यहाँ लेफ्ट साइड में रिजेक्शन रीजन है। राइट में आप देख पा रहे हो राइट साइड में रेड जोन है, यानी ये राइट टेल्ड टेस्ट है। तो इस तरह से आप लेफ्ट और राइट टेल टेस्ट को समझते हैं, टू टेल टेस्ट को समझ पाते हैं। किस तरह के टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैं हमारे पास ऑप्शन में, किन किन को हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जेड टेस्ट है, हमारे पास टी टेस्ट है, एनोवा है, काई स्क्वायर टेस्ट है, ये कुछ पैरामीट्रिक टेस्ट हैं जिनको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अब आगे समझते हैं कि हम तय कैसे कर पाते हैं कि कौन सा हम टेस्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा मैंने जूम इन कर लिया है, कि ये तय करने के लिए आपने क्या करना है। सबसे पहले ये देखते हैं आप कि पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नॉर्मल नहीं है। तो अगर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर हम दूसरे लेवल पे चेक करते हैं कि इज द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा नोन। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और सिग्मा नोन भी है तो हम जेड टेस्ट यूज़ करते हैं, और अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो है पर सिग्मा नोन नहीं है उस केस में हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। ये सिचुएशन दोनों तब हैं जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है परंतु स्टैंडर्ड डेविएशन जो पॉपुलेशन का है नोन है या अननोन है। अगर नोन है तो जेड टेस्ट, अननोन है तो टी टेस्ट। अब हम देखते हैं कि अगर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है लेफ्ट साइड, तो फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि क्या सैंपल साइज 30 या उससे बड़ा है। अगर 30 या उससे बड़ा सैंपल साइज होता है तो लार्ज सैंपल उसे कहते हैं। तो अगर ये
30 से बड़ा या बराबर है। तो अब दूसरा सवाल हमारा फिर आता है, हाँ, कि यदि बड़ा है तो क्या? अगर बड़ा है तो हम Z टेस्ट यूज करते हैं, Z स्टैटिस्टिक्स। और अगर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल भी नहीं है और सैंपल साइज भी 30 से छोटा है, उस केस में हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन हैं जिनको हम देखते हैं। तो ये हम देख सकते हैं, नीचे T स्टैटिस्टिक और Z स्टैटिस्टिक दी हुई हैं, जिनको हम आगे भी देखते हैं कि T स्टैटिस्टिक क्या है, Z स्टैटिस्टिक क्या है। तो मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा। एटलीस्ट 2 पैरामीटर पे यहाँ पे ये डिसीजन बताया गया है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट, दूसरा सैंपल साइज 30 और नॉट, एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन और नॉट। तो 3 चीज़ों की बेसिस पे हमने यहाँ पे तय किया है कि हम Z टेस्ट लगाने वाले हैं या T टेस्ट लगाने वाले हैं, और तभी हम क्रिटिकल वैल्यूज़ भी डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा टेस्ट लगेगा। देन हम बता पाएंगे कि क्रिटिकल वैल्यू कितनी निकलेगी, हमें T टेबल देखनी है या Z टेबल देखनी है। अब हम देखते हैं कि ये वही बात है, इसमें थोड़ा और हमने डिस्कशन में लिया है कि पेयर टी टेस्ट क्या है, 1 वे एनोवा क्या है, 2 सैंपल टेस्ट क्या है, 1 सैंपल टेस्ट क्या है। तो ये डिटेल में आप बाद में समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्रिटिकल वैल्यू, एक एग्जांपल है यहाँ पे आपके सामने। सपोज अल्फा वैल्यू जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 5% है और हमारा Z टेस्ट लग रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर 5% है और 1 टेल टेस्ट है, तो जो Z की वैल्यू होती है, जो क्रिटिकल वैल्यू इस टेस्ट में है, जो 1 टेल टेस्ट है, जिसे हम देख पा रहे हैं कि राइट टेल टेस्ट है, ऐसी सिचुएशन में जो क्रिटिकल वैल्यू आ रही है वो 1.65 आ रही है। और ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1 टेल टेस्ट, दैट टू राइट टेल टेस्ट, पहला वाला डायग्राम। अब जो दूसरे डायग्राम की हम बात करते हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं लेवल ऑफ 5 सिग्निफिकेंस जो अल्फा वैल्यू 5% है, अगर 2 टेल टेस्ट हुआ, यानी अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है नॉट इक्वल टू म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, तो वो 2 टेल टेस्ट हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो अल्फा होता है 5%, वो दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। तो वो 2.5% लेफ्ट में आ गया और 2.5% वो राइट में आ गया। और तब क्रिटिकल वैल्यूज माइनस की भी होगी, -1.96, और प्लस की भी होगी राइट साइड में, +1.96। यानी दोनों साइड पे टेस्ट रिजेक्ट हो सकता है। अगर -1.96 यानी माइनस साइड में 1.96 से बड़ी वैल्यू अगर आ जाती है तो रिजेक्ट हो जाएगा, या प्लस साइड में 1.96 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो रिजेक्ट हो जाएगा। दो तरफ से 2 टेल टेस्ट में रिजेक्शन होता है। और ये बीच वाला जो जोन है, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस जोन एंड दिस इज नोन एज रिजेक्शन, क्रिटिकल रीजन और क्रिटिकल जोन और रिजेक्शन जोन। यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक्सेप्टेंस जोन है, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस जोन। तो जो 1 टेल टेस्ट यहाँ पे दिख रहा है पहले डायग्राम में, लेफ्ट साइड में क्रिटिकल रीजन के सारा एक्सेप्टेंस जोन है, और 2 टेल टेस्ट में बीच में जो होता है अल्फा/2 के बीच में जो जोन है वो एक्सेप्टेंस जोन है और यह नॉन रिजेक्शन जोन है, और दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट में रिजेक्शन है। तो इस तरह से आप देख पाते हैं इसको कि क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है। अब ये क्रिटिकल वैल्यू से हम डिसीजन ले पाते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ आपके सामने कॉमन क्रिटिकल वैल्यूज़ दी गई हैं। 1 टेल टेस्ट में अल्फ़ा लेवल अगर 10% है तो प्लस माइनस जेड की वैल्यूज़ यहाँ जेड टेबल दिखाई गई है। कुछ कॉमन है 10% पे, 5% पे, 1% पे और 0.5% पे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो वैल्यूज़ आपके सामने। 1 टेल टेस्ट में +-1.28, 10% अल्फ़ा वैल्यू पे है, 5% पे 1.645 प्लस माइनस का है, 1% पे ±2.33 है, और आप देख पा रहे हो कि अगर 0.5% है तो ±0.258 है। इस तरह से 2 टेल टेस्ट में भी आप देख पा रहे हो
कि अगर 10% अल्फ़ा लेवल है तो 1.645 है, और अगर 5% है तो 1.96 है, और अगर 1% है तो प्लस माइनस का 2.58 है। इस तरह से 0.5% पे प्लस माइनस 2.81 है। ऐसे आप पूरी टेबल देख सकते हैं, वो चाहे Z की हो या T की हो। ये मैं आपको किसी समय Z की टेबल देखना भी बता दूंगा, एक वीडियो बना के मैं उसका अलग से डाल दूंगा। तो इस तरह से आप थर्ड स्टेप में देखते हैं कि क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल रीजन कैसे तय कर पाते हैं हम। अब चौथी स्टेप जो हमारी है वो कंप्यूट वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक की हम वैल्यू को कैसे कंप्यूट करते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है? बेसिकली दिस इज डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड वैल्यू एंड हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। जो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है और उसकी हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू क्या है, उसके डिफरेंस को हम देखते हैं। वो हम लिख लेते हैं न्यूमरेटर में, और स्टैंडर्ड एरर जो होगी वो डिनोमिनेटर में होगी। तो हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक वो चाहे Z हो या T हो, वो यही होगी, एस्टिमेट माइनस वैल्यू वी हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू ऑफ पैरामीटर और अपॉन स्टैंडर्ड एरर। इसको हम Z स्टैटिस्टिक के फार्मूले में देख सकते हैं। Z इक्वल टू x बार माइनस म्यू नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन रूट n। x बार क्या है? एस्टिमेट है, सैंपल मीन है, और म्यू ज़ीरो क्या है? ये है पॉपुलेशन मीन, जो हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन मीन है, यानी सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट n। n का मतलब है सैंपल साइज। तो ये आपका हो गया पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट n। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। तो Z स्टैटिस्टिक क्या है? x बार माइनस म्यू ज़ीरो अपॉन सिग्मा अपॉन रूट n, दैट इज स्टैंडर्ड एरर। वेयर एज T स्टैटिस्टिक क्या है? x बार माइनस म्यू ज़ीरो, अगेन द डिफरेंस, x बार माइनस म्यू ज़ीरो अपॉन S अपॉन रूट n। क्योंकि T हम तब लगाते हैं जब हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा पता नहीं होता है, तो हमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन पता होता है, जिसे हम S से डिनोट करते हैं। तो S हो गया यहाँ पे S अपॉन रूट n। ये डिफरेंस है कि किस तरह से आप T लगाएंगे। बट आप स्टैटिस्टिक सेम देख सकते हो, डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर, क्योंकि T स्टैटिस्टिक में स्टैंडर्ड एरर हो जाएगा सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट n, वेयर Z स्टैटिस्टिक में स्टैंडर्ड एरर हो जाता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट n। तो इस तरह से ये आपका हो गया स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगी? वो चाहे Z हो या T हो। कैलकुलेट कैसे करते हैं ये आपने देख लिया, ये फार्मूला लगाते हैं आप। अब स्टेप 5 आता है डिसीजन मेकिंग, डिसीजन एंड ड्राइंग कंक्लूजन। तो आप समझ सकते हो, जैसा कि मैंने पीछे आपसे कहा था, वन टेल टेस्ट में वन क्रिटिकल वैल्यू होगी, वो चाहे लेफ्ट की वैल्यू हो या राइट की वैल्यू हो। वेयर एज टू टेल टेस्ट में दो क्रिटिकल वैल्यूज होंगी, वो एक राइट साइड में भी होगी और एक लेफ्ट साइड में भी वैल्यू होगी। तो राइट टेल टेस्ट में होगा जो डिसीजन कैसे हम कर पाएंगे, अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी है। ध्यान दीजिए, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक यानी Z या T की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, अगर वो अल्फ़ा वैल्यू से यानी क्रिटिकल वैल्यू से Z की बड़ी है, तो फिर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और HA यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेफ्ट टेल टेस्ट में क्या होगा, अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू यानी Z या T की वैल्यू छोटी है क्रिटिकल वैल्यू से, ध्यान रखिएगा लेफ्ट साइड में ये वैल्यू नेगेटिव ही होगी, क्रिटिकल वैल्यू भी नेगेटिव होगी और ये भी वैल्यू नेगेटिव ही होनी चाहिए। तो चूंकि ये जीरो के लेफ्ट साइड की वैल्यू हैं, तो बड़ा का मतलब यहाँ पे हम माइनस को इग्नोर करते हुए देखेंगे। तो क्रिटिकल वैल्यू अगर यहाँ पे यानी टेस्ट की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है और क्रिटिकल वैल्यू से छोटी है, तो हम नल हाइपोथेसिस को
रिजेक्ट कर देंगे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हुआ राइट टेल टेस्ट और लेफ्ट टेल टेस्ट में डिसीजन का रूल। वेयर है जो टू टेल टेस्ट में डिसीजन का रूल है वो चाहे माइनस में हो या प्लस में, इसीलिए हम टेस्ट स्टैटिस्टिक को क्या करेंगे, मॉड ले लेंगे उसका, यानी वी विल इग्नोर माइनस साइन। देन इफ दैट टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू, टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू अगर क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी, यानी प्लस माइनस टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू इज ग्रेटर देन प्लस माइनस क्रिटिकल वैल्यू, null hypothesis will be rejected and alternative hypothesis will be accepted। तो ये डिसीजन क्राइटेरिया हो गया जिसको हम आगे एग्जाम्पल में बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो इस डिसीजन के बाद जो कंक्लूजन हम लेते हैं, कंक्लूजन को हम कैसे लिखते हैं, डिसीजन और कंक्लूजन को हम लिखते कैसे हैं, ये देखिए। डिसीजन 1, देयर इज एनफ एविडेंस टू सपोर्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, or there is enough evidence to reject the null hypothesis in favor of the alternative hypothesis. Pay attention, there is enough evidence to reject the null hypothesis and accept the alternative hypothesis. This is the language पे आप ध्यान दें। ये तब हुआ जब हम null hypothesis को reject करके alternative hypothesis को accept कर रहे होते हैं, तब हम ऐसे लिखने वाले हैं। और जब हम इसका उल्टा कर रहे होते हैं तो हम कैसे लिखने वाले हैं, देयर इज नॉट एनफ एविडेंस टू सपोर्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और देयर इज नॉट एनफ एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ये नहीं कहेंगे कि वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, कभी नहीं हम ये बात कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये हम कहेंगे कि वी एक्सेप्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बाय रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस, ये तो कह सकते हैं, बट हम ये कभी नहीं कह सकते कि वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। जज ये कभी नहीं कहेगा कि हमने मान लिया है कि आरोपी निर्दोष है, वो कभी नहीं कहता। वो ये कहता है कि जो दोषारोपण करने वाला वकील है वो ऐसे साक्ष्य नहीं दे पाया या ऐसे साक्ष्य नहीं आ पाए कोर्ट के सामने जिससे कि वो आरोपी को अपराधी साबित करे, इसलिए साक्ष्यों के अभाव में अपराधी को दोष मुक्त किया जाता है। हमेशा ये बोला जाता है साक्ष्यों के अभाव में। सो ध्यान रहे, हम कभी भी नहीं कहेंगे वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। तो डिसीजन ऐसे हम लेंगे और तब जाके जो भी हमारे क्वेश्चन में जो नल हाइपोथेसिस आ रही होती है उसको हम कंक्लूड कर देंगे उसी तरह से। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है कि प्रोफेसर क्लेम्स दैट द स्टूडेंट्स इन हिज क्लास आर अबव एवरेज इंटेलिजेंट। अ रैंडम सैंपल ऑफ 30 स्टूडेंट्स IQ score has a mean score of 110. That is the mean IQ score. Fine. Now क्या करता है वो, a random sample of 30 students IQ scores has a mean score of 110. वो एक टेस्ट कंडक्ट करता है 30 स्टूडेंट्स के IQ का, उसका जो मीन आता है वो 110 आता है। द पॉपुलेशन मीन IQ इज 100, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15। अब हमें टेस्ट करना है कि प्रोफेसर का जो क्लेम है वो उसका क्लेम क्या है, उसका अपना एजम्पशन क्या है कि उसकी क्लास के स्टूडेंट्स एबव एवरेज इंटेलिजेंट हैं। तो ऐसे में नल हाइपोथेसिस क्या हुई, नल हाइपोथेसिस जैसा मैंने आपको बताया था वो रिजेक्शन के लिए बनाता है। तो दैट मीन्स H0: म्यू नॉट इक्वल टू 100, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज म्यू इज ग्रेटर देन 100, म्यू इज इक्वल टू 100, म्यू इज ग्रेटर देन 100। ये हो गई आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी राइट टेल टेस्ट। ध्यान दीजिएगा क्योंकि उसका मानना है कि वो एबव एवरेज हैं, एवरेज 100 है तो यानी 100 से ज़्यादा है, दैट मीन्स राइट टेल टेस्ट। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे उसने जो उसका एजम्पशन है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे लिया हुआ है, इसलिए ये हो गया राइट टेल टेस्ट। अल्फ़ा वैल्यू हमने 5% ले ली स्टैंडर्ड। अब हमने जो देखा कि यहाँ पे 30 सैम्पल साइज़ है, जब सैम्पल साइज़ 30 है
तो हमारा z स्टैटिस्टिक आएगा। तो z स्टैटिस्टिक क्या है, x बार माइनस म्यू 0 अपॉन सिग्मा अपॉन रूट n। इसमें हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता है, तो हम आराम से z टेस्ट लगा सकते हैं। और फिर देखते हैं हम कि हमें दिया क्या हुआ है। जब हम कंप्यूट करें, हमें सैंपल का मीन दिया हुआ 110, हमें हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू ऑफ मीन दी गई है 100, हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है 15। अब हम क्या करते हैं, जेड स्टैटिस्टिक लगा देते हैं। तो जो जेड की वैल्यू आई, कैलकुलेटेड वैल्यू, वो आ गई 3.65। ये आप देख सकते हैं 3.65 वैल्यू को हमने आगे लेके स्टेप 5 में पहुंचे हैं। अब हम डिसीजन हमें लेना है और कंक्लूजन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो क्रिटिकल वैल्यू हमारी थी एक्चुअली वो क्या थी, z की हमने जो क्रिटिकल वैल्यू पीछे देखी हुई थी वो हमारी थी 1.645 फॉर राइट टेल टेस्ट। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे पीछे डायग्राम में हम आके ये राइट टेल टेस्ट पे हम z की जो राइट टेल टेस्ट 5% पे वैल्यू है वो मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखा रहा हूँ। दिस इज़ दिस 1.645 प्लस 1 टेल टेस्ट z की 5% वैल्यू पे। तो ये वैल्यू आपने देखी, इसलिए यही वैल्यू से हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं अब क्रिटिकल वैल्यू से। तो हम पाते हैं कि जो z की कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है 3.65, सॉरी z की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है हमारी 3.65 और z की हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू है वो 1.645 है। यानी z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन z अल्फा क्रिटिकल वैल्यू। दैट मीन्स द null hypothesis is rejected, hence alternative hypothesis is accepted। जब null hypothesis reject हो गई तो alternative hypothesis accept हो जाएगी। then हमारा conclusion क्या होगा, there are enough evidence to support the alternative hypothesis, hence the claim of the professor that students in his class are above average intelligent is correct। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर देंगे। ये हुआ आपका 5 स्टेप हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर। होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, और आपको ढेर सारी प्रॉब्लम्स को वर्कआउट करना है, तब जाके आप इन चीज़ों को और अच्छे से पकड़ पाएंगे। और इस तरह से आप आज ही वर्कआउट करिए ढेर सारी प्रॉब्लम्स को लेके टेक्स्ट बुक में, और तब आपके कॉन्सेप्ट भी क्लैरिफाई होंगे। थैंक यू सो मच।